हेलो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। मौर्य काल के बारे में आप इस वीडियो में पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मौर्य काल से एक भी पॉइंट छूटा नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका मौर्य वंश तो पूरा कंप्लीट ही हो जाना है। आप एक बार पूरी वीडियो देख के मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका ये मौर्य वंश कंप्लीट हो गया या नहीं। आपको अगर भूलने के प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को आप कई बार देख लें। तो ये मौर्य वंश तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भूल पाएगा। मैंने ऐसे पेपर बनाए हैं, इसको ऐसा लिखा है कि आप बहुत ही अच्छे से इसको लर्न कर लेंगे। और मैंने एक एक चीज़ें बताती भी गई हूँ कि आप अगर सुनना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, हर तरीके से आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये वाला जो चैप्टर है मौर्य काल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। अशोक ने जो स्तूप बनवाए थे, मूर्तिकारी करवाई थी, उस समय यक्ष की प्रतिमाएं थी, और उस समय उनके किस तरीके से उनके राज्य में वास्तु और मूर्तिकला पर प्रभाव पड़ा था, वो चीज़ हम देखेंगे। तो मौर्य काल की वास्तुकला और मौर्य काल की शिल्पकला बहुत ही प्रमुख है इस हमारे फील्ड में, आर्ट की फील्ड में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं ये सेकंड यूनिट, मैंने जो सिलेबस बताया था उसके सेकंड यूनिट में ये चैप्टर है। इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊँगी कुषाण वंश और नंदवंश। तो नंदवंश तो अभी इसमें नहीं है, आगे पढ़ेंगे हम। इसके बाद शुंग काल पढ़ेंगे। तो आप कंटिन्यूअस मेरे वीडियो से जुड़े रहिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा और ये आपके एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी कराएगा। इसमें मैं वन लाइन क्वेश्चन करके लेके आऊँगी, जिससे आपको लर्न हो जाएगा। ये पूरा वीडियो देखते देखते आपकी मौर्य काल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मौर्य काल का सन क्या था, जो समय काल क्या था, 325 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। इसमें राजाओं की भी संख्या मैं बताऊंगी, कितने राजा थे, कब कब थे। ठीक है। तो मौर्य राजवंश जब था तो चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में रहते थे। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा नंद को हराकर मगध पर शासन करने लगा। यहीं से मौर्य साम्राज्य का प्रथम चरण आरंभ हो जाता है। वैसे आपको इसकी हिस्ट्री पढ़ना अगर पसंद हो तो आप उसको नेट पे एक बार मौर्य राजवंश का कैसे हुआ था ये आप एक बार पढ़ लेना। नहीं तो हमारे फाइन आर्ट्स फील्ड के लिए इतना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि मौर्य राजवंश की स्थापना कैसे हुई। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के राजा नंद को हराकर मगध पर शासन करने लगा। यहीं से मौर्य साम्राज्य का प्रथम चरण आरंभ हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य एक कला प्रेमी शासक था, इसीलिए इनके समय में मूर्तिकला व वास्तुकला की बहुत उन्नति हुई थी। उस समय विशाल भवनों के परकोटों, दरवाजों, महलों की दीवारों आदि पर मूर्तियां भी उकेरी जाती थी। इसी आधार पर कह सकते हैं कि उस समय भवन निर्माण कला व मूर्तिकला दोनों ही अन्योन्याश्रित थी। मौर्य काल की कला को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र सम्राट अशोक को जाता है। मैं अभी आप लोग को राजाओं की लिस्ट भी बता दूंगी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन था, फिर इसके बाद सम्राट अशोक के बाद कौन था। ठीक है। नेक्स्ट, अशोक के समय में मूर्तिकला में स्वतंत्र कला के रूप में विकसित होता है। अशोक के समय में जो मूर्तिकला थी वो एक स्वतंत्र कला के रूप में विकसित हो जाता है। कभी कभी उसको लोक कला भी बोलते हैं। अशोक ने अपने शासन काल में कई स्तूप, विहार, स्तंभ व शिलालेख बनवाए तथा इस पर अशोक ने लोक कल्याण की भावना को इन शिलालेखों के रूप में व्यक्त की। बुद्ध के उपदेश भी खुदवाए। ठीक है। तो अशोक ने जब नरसंहार के बाद अशोक का जब माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो वो बौद्ध धर्म अपना लेते हैं, और बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार था वो स्तूपों, स्तंभों, इन सब चीज़ों पे वो करते रहते हैं। अशोक ने लगभग 8400 8400
स्तूप का निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि अशोक के काल में जो स्तूपों पर ओप होते थे, जो पॉलिश होती थी, वो कभी भी नहीं देखने को मिली। इसी काल में हमें चित्रकारी का इतना अच्छा नमूना देखने को मिला था। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार मौर्य शासकों की सूची हम देख लेते हैं, जिससे एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कौन कौन से राजा इस समय थे। मौर्य शासक में कौन कौन से राजा थे। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298, 298 ईस्वी पूर्व, 25 वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। बिंदुसार फिर रहे हैं 298 से 298 टू 273 ईस्वी पूर्व तक, 29 वर्ष का कार्यकाल बिंदुसार का भी था। अशोक का देखते हैं 269 टू 232, 37 वर्ष। आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अशोक का ही काल रहा है, तो इस वजह से अशोककालीन मूर्तियाँ और अशोककालीन स्तूप ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। कुणाल वंश 232 से 228 वर्ष, 4 ईयर्स चले हैं कुणाल वंश। दशरथ वंश 228 टू 224, ये भी 4 वर्ष का था। संप्रति 224 टू 215 ईस्वी पूर्व, 9 वर्ष का था। शली सुख 215 टू 200 ईस्वी पूर्व, तो 13 वर्ष इनका चला। देववर्मन 202 टू 195, 7 वर्ष। शत धन्वंतर 195 टू 187 ईस्वी पूर्व, 8 वर्ष शत धन्वंतर का। बृहद्रथ 187 टू 185 ईस्वी, 2 वर्ष था। फिर रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में लिखा है कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यगुप्त द्वारा बनवाया गया था। तो इससे क्या पता चलता है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में क्या लिखा है, ऐसा लिखा होगा कि सिंचाई के लिए सुदर्शन झील पर एक बांध पुष्यमित्र द्वारा बनवाया गया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सुदर्शन झील पर एक बांध किसने बनवाया, पुष्यमित्र ने बनवाया। ये सब डीप क्वेश्चंस है, कहीं क्वेश्चन आंसर में नहीं मिलेंगे, ये आप बुक्स के नोट्स बनाएंगे तभी ये आपको मिल सकते हैं। पुष्यगुप्त उस समय अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। पुष्यगुप्त अशोक का प्रांतीय राज्यपाल था। अशोककालीन स्तंभ के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम सबसे सर्वोत्कृष्ट जो स्तंभ था वो सारनाथ का स्तंभ अशोक स्तंभ है, जिसे भारत की महामुद्रा में ग्रहण किया गया है। अशोक द्वारा बनवाए गए लगभग 17 स्तंभों का पता चला है, जो इलाहाबाद, सारनाथ, लौरिया, नंदनगढ़, रामपुरवा, कौशाम्बी, रुक्मिणी देवी, निगली ग्राम, नेपाल, बुद्धगया, पटना, फर्रुखाबाद, मुजफ्फरनगर के बखीरा ग्राम आदि स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये स्तंभ चुनार के लाल पत्थर से बने हुए हैं। मौर्यकालीन स्तंभों की सबसे महत्वपूर्ण बात थी चमकदार पॉलिश, जो कि आश्चर्यचकित करने वाली लगती है। ठीक है, तो ये मौर्यकालीन का हो गया। नेक्स्ट देखते, यह ओप या पॉलिश जो था सिर्फ मौर्यकालीन काल में ही दिखाई देता है। यह अपनी विलक्षणता के कारण प्रसिद्ध है। मौर्य काल के बाद इस प्रकार के ओप पॉलिश कहीं भी किसी भी काल में देखने को नहीं मिलता है। मौर्यकालीन स्तंभों की विशेषता यह भी थी कि इनकी ऊंचाई 30 से 40 फीट ऊंची हुआ करती थी। स्तंभों को कई भागों में विभाजित किया जाता था, जैसे चौकी, कंठ, बैठकी, मेखला, शीर्ष। चौकी पर प्रायः पशु पक्षियों की आकृतियां बनाई गई। प्रायः सिंह, बैल, अश्व अथवा हाथी का अंकन भी मिलता है। हंस, अब क्वेश्चन कैसे आता है, हंस कहाँ के स्तंभ के शीर्ष पर अंकित है, तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लौरिया, नंदनगढ़। चौकी के ऊपर एक सिंह उकड़ू बैठा है, ये कहाँ पर है, रामपुरवा के स्तंभ में। ठीक है, रामपुरवा के दूसरे स्तंभ पर किसकी आकृति है, तो बैल की आकृति है। आजकल यह बैल का शीर्ष कहाँ संग्रहित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मैं आप लोग को 1 लाइन क्वेश्चंस भी बता दे रही हूँ और कुछ डिटेल भी बता दे रही हूँ, जिससे कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता चला जाएगा। और 1 लाइन क्वेश्चंस आप बार बार इसको वीडियो को कई बार सुन सकते हैं, तो आपका ये
मौर्य काल तो कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर हो जाना है। आजकल यह बैल का शीर्ष स्तंभ कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। हाथी किसके स्तंभ शीर्ष पर अंकित? तो शंकास्य संख्या के स्तंभ शीर्ष पर अंकित है। ठीक है। मुजफ्फरनगर के बखीरा ग्राम से प्राप्त स्तंभ में किसकी आकृति मिलती है? तो सिंह शीर्ष में सिंह की आकृति भारी तथा बेडौल दिखती है, जो संभवतः अन्य शीर्ष स्तंभ से प्राचीन मानी जाती है। संभवतः यह अशोक के काल से पूर्ण की रही होगी। ठीक है। मुजफ्फरनगर में बखीरा ग्राम से प्राप्त स्तंभ में किसकी आकृति मिली है? शीर्ष की, जो कि भारी भरकम है और थोड़ी बेडौल आकार में है। तो इसको अनुमान लगाया जाता है कि ये अशोक के काल से पूर्व के काल की कलाकृति रही होगी। अशोककालीन स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ कौन सा था? तो सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ आप सभी जानते होंगे, सारनाथ का स्तंभ, जो कि आज नेशनल सिंबल बना हुआ है और नेशनल फ्लैग में भी उसके चक्र लगे हुए हैं। तो इस तरीके से सबसे जो महत्वपूर्ण स्तंभ था वो सारनाथ का स्तंभ था। सारनाथ का यह स्तंभ भगवान बुद्ध के प्रथम धर्मोपदेश के स्मारक के रूप में 242 से 282 ईस्वी के मध्य स्थापित किया गया। 242 टू 282 के बीच में बनाया गया था। सारनाथ के स्तंभ पर कौन कौन से जानवर चित्रित हैं? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो घोड़ा, हाथी, सिंह, बैल, जो चारों दिशाओं में दौड़ते हुए आके गए हैं। अशोककालीन स्तंभों की कुछ मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि सारे स्तंभ अशोककालीन ही नहीं प्रतीत होते, क्योंकि अशोक के लेख में यह भी लिखा है कि जहाँ स्तंभ हों वहाँ पर भी स्तंभ बना दो। इसका मीन्स ये है कि पहले से भी कुछ स्तंभ बने हुए थे और अशोक ने वहाँ के आसपास भी स्तंभ बनाने का ऑर्डर दे दिया था। तो इससे यह पता चलता है कि पहले से भी स्तंभ मौजूद वहाँ पे होते थे। ठीक है। विदेशी प्रभाव, हम अशोककालीन स्तंभों पर विदेशी प्रभाव कैसे देख सकते हैं, ये हम एक बार देख लेते हैं। विभिन्न विद्वानों का मत है कि अशोकीय स्तंभों में विदेशी प्रभाव भी पड़े हैं। जैसे मिस्टर स्मिथ और चार्ल्स फावरी इसे ईरान से प्रभावित घंटाकृति मानते हैं। जो घंटाकृति उसमें बनती थी स्तूपों में, वो ईरान से प्रभावित माना जाता था। ठीक है। राय कृष्णदास और E.V. हेवल ने भी इसको प्रभावित कहा है ईरान से। ये लोग कहते थे कि उस समय जो कलाकार आते थे वो ईरान से आते थे, इस वजह से यहाँ के स्तूपों का निर्माण ईरानी शैली में हो गया था। अब देखते हैं अशोक के द्वारा खुदवाए शिलालेख कहाँ से प्राप्त होते हैं? स्तंभों पर, जैसा कि हमने अभी पिछली बार पढ़ा, स्तंभों पर उन्होंने शिलालेख भी खुदवाए थे। अशोककालीन शिलालेख की लिपि क्या थी? वो ब्राह्मी लिपि में लिखवाते थे। ब्राह्मी लिपि जो थी वो देवनागरी लिपि की जननी मानी जाती है। देवनागरी लिपि किसकी जननी मानी जाती है? हिंदी की, हमारे हिंदी लैंग्वेज की जननी मानी जाती है। तो ब्राह्मी, देवनागरी और हिंदी एक ही लैंग्वेज है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। ब्राह्मी लिपि ही आगे चलकर देवनागरी लिपि जानी जाती है। रुम्मन देवी का स्तंभ लेख अशोक काल की सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। जो लेख के बारे में यहाँ पे है, ये जो रुम्मन देवी का स्तंभ लेख था वो अशोककालीन सर्वोत्कृष्ट उदाहरण के रूप में माना जाता है। अशोककालीन वास्तुकला, अशोक ने जिस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार में स्तंभों का निर्माण करवाया, वैसे ही स्तूपों का भी निर्माण करवाया था। अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अच्छा, अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। ये स्तूप उल्टे प्याले की तरह होते हैं। सबसे नीचे आधार पर परिक्रमा के लिए मेधी रहती थी। स्तूप के बारे में आप जानते होंगे तो जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो एक बार आप सर्च कर लीजिएगा गूगल पे। स्तूप, जो सांची का स्तूप है, ऐसा लगता है जैसे उल्टा प्याला रखा हुआ है। अशोककालीन स्तूप में सांची का स्तूप प्रमुख है। यह स्तूप संभवतः ईंट से बने हैं। सांची का स्तूप अशोक काल में पूरा नहीं हो पाया था और आगे चलकर शुंगकालीन राजाओं ने इसके चारों ओर की वेदिका व 4 तोरण द्वार बनवाए थे। जो हम शुंग काल आगे पढ़ेंगे उसमें भी यही सब पढ़ेंगे कि अशोक काल के बनवाए गए सांची के स्तूप को किस तरीके से शुंगकालीन राजाओं ने कंप्लीट कराया था और वेदिका बनवाई थी और तोरण द्वार बनवाए थे।
ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे जो चैप्टर हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। प्रमुख गुफा नागार्जुन तथा बराबर पहाड़ी। अशोक काल में गुफाओं का भी निर्माण देखने को मिलता है। इसमें जो प्रमुख गुफाएं थी वो नागार्जुन तथा बराबर की पहाड़ी में उत्कीर्ण 7 गुफाओं का उल्लेख किया जा सकता है। इनमें से 4 बराबर तथा 3 नागार्जुनी पहाड़ी पर उत्कीर्ण हैं। इसमें से जो महत्वपूर्ण गुफाएं हैं पुरानी हैं और उसमें हम देख सकते हैं सुदामा गुफा जो सबसे प्राचीन है, कर्ण चौपड़ दूसरी गुफाएं हैं, लोमस ऋषि की गुफा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। लोमस ऋषि की गुफा में द्वार पर मेहराब में हाथियों की पंक्ति बनी हुई है तथा भीतर की दीवारों पर ओप भी किया गया है। लोमस ऋषि की गुफा सबसे बाद की गुफा है परंतु वास्तु की दृष्टि से यह सर्वोत्कृष्ट है। लोमस ऋषि की गुफा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि लोमस ऋषि की गुफा किस वंश में बनवाया गया था, तो आपको ये लर्न कर लेना है। गोपी गुफा नागार्जुन की पहाड़ी पर बनी गुफा समूह में सर्वाधिक बड़ी गुफा कौन सी है, तो गोपी गुफा। अशोक के एक लेख के अनुसार अशोक के पौत्र दशरथ ने बनवाया था। सीतामढ़ी की गुफा के बारे में ध्यान रखिएगा कि सीतामढ़ी की गुफा भी अशोक काल में ही बनी थी। अशोककालीन मूर्ति शिल्प के बारे में अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, अशोककालीन स्तूप हो गया, स्तंभ हो गया, अब हम मूर्ति शिल्प के बारे में पढ़ते हैं। अशोककालीन मूर्ति कला अति सर्वश्रेष्ठ है परंतु इन्हें लोक कला की श्रेणी में रखा जाना ही उचित होगा। अशोककालीन मूर्तियाँ प्राय उड़ीसा, पाटलिपुत्र, वाराणसी, मथुरा, अहिच्छत्रा, विदिशा, कुरुक्षेत्र आदि देश के विस्तृत भूभाग से प्राप्त हुई है। इस समय के प्रतिमाओं के यक्ष यक्षी नामक लोक देवी देवताओं की मूर्तियों के रूप में पहचाना जाता है। ये प्रतिमाएं प्रायः खड़ी मुद्राओं में ही प्राप्त होती हैं। ये मूर्तियां अपनी जड़ें सिंधु सभ्यता के अवशेषों में ढूंढती प्रतीत होती हैं। मथुरा जनपद के झींग नगर ग्राम में यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मूर्तियां, स्थान तथा मूर्ति के बारे में हम देख लेते हैं। मथुरा जनपद के झींग नगरा ग्राम में यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। मथुरा जनपद के बड़ौदा ग्राम में यक्ष की मूर्ति प्राप्त होती है। भोपाल के निकट बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति जो अभी भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में संग्रहित है। ये क्वेश्चन पूरी तरह से आता है कि यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, तो भोपाल के निकट बेसनगर से ऑप्शन में देगा। फिर इसके बाद ये भी पूछ सकता है कि जो भोपाल के निकट बेसनगर से प्राप्त यक्षिणी की मूर्ति थी वो अभी कहाँ संग्रहित है, तो भारतीय संग्रहालय कलकत्ता में स्थित है। विदिशा या भिलसा, ये विदिशा या भिलसा जो स्थान था वहाँ पे यक्ष की मूर्ति प्राप्त हुई है। बेसनगर से प्राप्त यक्षी की प्रतिमा है। ग्वालियर जनपद से लेख युक्त यक्ष की प्रतिमा जो अभी ग्वालियर संग्रहालय में संग्रहित है। पटना में दीदारगंज से प्राप्त ओप युक्त यक्षिणी की प्रतिमा, पटना से प्राप्त लेख युक्त यक्ष की प्रतिमा जो है मूर्ति मिली है वो अभी भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। वाराणसी के राजघाट से प्राप्त त्रिमुख यक्ष प्रतिमा जो अभी कला भवन काशी में सुरक्षित है। सोपारा शिवपरीख से प्राप्त यक्ष की मूर्ति जो अभी राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है, रखा हुआ है। उड़ीसा के शिशुपालगढ़ से प्राप्त यक्ष की मूर्ति विभिन्न विद्वानों जॉन मार्शल तथा आर.पी. चंद्रा, स्टेला क्रामरिश, आनंद कुमार स्वामी व वासुदेव अग्रवाल ने आदि के अनुसार उक्त यक्ष मूर्तियां मौर्यकालीन ही हैं। इनमें से सबसे उत्कृष्ट तथा अद्वितीय उदाहरण पटना के पास दीदारगंज से प्राप्त हुई अभी पटना संग्रहालय में सुरक्षित चामरधारिणी की ओपदार प्रतिमा है। इस मूर्ति में अशोककालीन मूर्ति कला की परिपक्वता दिखाई देती है। पटना के चामरधारिणी प्रतिमा से उस समय के लोगों के वस्त्र आभूषण का भी अनुमान लगाया जा सकता है। अब पटना की चामरधारिणी जो प्रतिमा थी उसमें एक लेडी है जिसको पूरी तरह से आभूषण से सुसज्जित दिखाया गया है।
इसलिए कहा जाता है कि पटना के चामरधारी प्रतिमा से उस समय के लोगों के वस्त्र आभूषण का कैसे वो वस्त्र आभूषण का श्रृंगार करते थे ये जान पड़ता है। तो उस तरीके से उस समय के लोग वस्त्र आभूषण करते रहे होंगे, तभी किसी भी मूर्ति में वो आभूषण को हम दिखा सकते हैं। तो उस समय के रहन सहन और उस समय के एडवांसनेस का देख सकते हैं हम कि कितना एडवांस उस समय का आभूषण और था। अशोककालीन मृण मूर्तियाँ, अशोक कालीन में कुछ मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं। मृण मूर्तियाँ क्ले से बनी मूर्तियाँ। इस समय मृण मूर्तियाँ भी प्राप्त हैं जो कला की दृष्टि से बहुत ही उत्कृष्ट है। एक प्रसिद्ध मूर्ति एक यक्ष या शिव अपनी अर्धांगिनी के साथ, जो कि बड़ी बारीकी के साथ व सुंदरता से बनाई गई है। एक यक्ष है या उसको शिव कह सकते हैं। तो शिव होंगे तो पार्वती के साथ, या एक यक्ष है तो वह यक्षिणी के साथ अपनी अर्धांगिनी के साथ, जो कि बड़ी सुंदरता से बनाया गया है। एक अन्य मूर्ति पटना में भी प्राप्त हुई है जो सोने के पत्थर पर ठप्पे से बनाई गई थी। ये दोनों मूर्तियां मौर्य काल के अंतिम प्रहर और आरंभिक शुंग काल की मानी गई हैं। सॉरी। अशोक के काल की विशेषता। अब हम लास्ट में विशेषता पढ़ते हैं। बहुत ही बारीकी व समानता थी और उनमें भद्दापन या भौड़ापन आदि नहीं प्राप्त हुआ है। मूर्तियाँ कोर कर बनाई गई हैं। नारी सौंदर्य पूर्णतः समाहित है। मातृत्व का भी दर्शन मूर्तियों में होता है। मूर्तियों पर ओप भी प्राप्त हैं। ओप मीन्स लेप। लेप से क्या होता था कि जो पत्थर की मूर्तियाँ थी वो चमकदार दिखने लगती थी। अब हम लास्ट में इसका कंक्लूजन क्या पढ़ेंगे कि इस प्रकार हम मौर्य काल के काल में मूर्तिकला वास्तुकला उन्नति पर थी तथा बौद्ध धर्म के विकास के साथ साथ कला की उन्नति हुई। स्तूपों का निर्माण भी देखने को मिलता है। मंदिर के दीवारों और तोरणों आदि पर अप्सराओं और गंधर्वों, सिद्ध और यक्षों आदि की मूर्तियों का निर्माण होता है। फ्रेंड्स, ये मैंने नोट्स बना दिए हैं, इस वजह से मैं पढ़ती हुई जाती हूँ। आप ये कहते हैं कि मैम आपने पूरी बुक से निकाल दिया। बुक से मैंने वही पॉइंट निकाला है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो बुक से या तो पढ़ें या तो मैं आपको सिर्फ बताती जाऊँ और एक लाइन कहीं भी लिख दूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं लिखती भी मैंने नोट्स बनाए। ये वीक पूरे लग गए मुझे इस नोट्स को बनाने में। तो आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ और आपका कमेंट पॉजिटिव ही आना चाहिए, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ। और ये किसी ने कहा आप मेहनत नहीं करते हैं, और मेहनत नहीं करती तो राइट कैसे करती। ठीक है, तो आप लोग को अच्छा हो, ये हेल्पफुल हो। मेरे ख्याल से तो एक एक लाइन इस चैप्टर का सारा हेल्पफुल होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करिए, देखिए और अपने एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में लगे रहिए। थैंक यू।